बहरहाल तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कल हमने आपको जो भी जानकारी दी थी उसको एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 विभाजन बताए थे आपको। मैंने कहा था कि ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। एक है सियाल, एक है सीमा, एक है नीफे। इसका मतलब मैं नहीं बताया था, मैंने कहा था कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निकिल और आयरन। ये भी मतलब क्या होता है, आयरन होता है। तो सियाल, सीमा, नीफे, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये बताया था। फिर मैंने कहा था कि इसको पहले 2 भागों में बांट दीजिए मेंटल को। तो इसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल, इसको बोलते हैं निचला मेंटल। इसको फिर से 2 भागों में बांट दीजिए, तो इसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत और ऊपरी मेंटल की निचली परत। फिर मैंने कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को बोलते हैं स्थल मंडल, इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल, इसको बोलते हैं मध्य मंडल, इसको बोलते हैं केंद्र मंडल। यही इतना बताया था। फिर मैंने कुछ असंबद्धताएं या डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया था आपको, ठीक है ना। बात नहीं, कौन बोल रहा है पीछे, बात क्यों कर रहे हो? तो मैंने कुछ असंबद्धताओं के बारे में बताया था। तो मैंने कहा था कि पहली बात तो क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में जो मेन है तीनों, इसको कहा था कि ये मोहो है या मोहो विसिक, और इसको बताया था ये गुटेनबर्ग। फिर मैंने कहा था इसको अगर 2 भागों में बांटते हैं तो इसको कोनोराड बोलते हैं, और इसको जब 2 भागों में बांटे थे तो इसको क्या बोलते हैं, रेपिटी, और इसको 2 भागों में तो इसको क्या बोलते हैं, लेहमैन। ये बाह्य कोर है, ये आंतरिक कोर है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ठोस है, ये तरल है और ये फिर से ठोस। यही बताया था ना। फिर हम आगे बढ़े थे, मैंने कहा कि आप एक विभाजन और जान लीजिए। बाइक में वो है, ले लो, मार्कर ले लो तो, ठीक है। तो एक विभाजन और क्या था, तो मैंने उसमें बैग में देखो चल रहा है नहीं, कोई ये चल रहा है, ठीक। तो मैंने ऐसे बताया था तो मैंने कहा था ये 0 किलोमीटर है, ये क्या है 35 किलोमीटर। फिर मैंने मेंटल बनाया था, ये क्रस्ट है, मेंटल यहाँ बनाया था ऐसे कुछ दूर पे, क्योंकि मेंटल को। और फिर ये क्या थी, कोर। तो थोड़ा और नीचे कर दीजिए इसको, क्योंकि उधर और बनाना है। ये कितने पे थी, 2900 किलोमीटर। फिर ये कोर के 2 भाग किए थे, कोर के 2 भाग किए थे। क्या है 5.55 किलोमीटर, और ये क्या है 6371 किलोमीटर। यही था ना, यही बताया था। फिर मैंने कहा था कि इसके भी हाँ पार्ट किए गए, एक 100 पर, एक 400 पर और एक 700 पर। 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैंने इनके बारे में बताया था कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहली बात तो सब वही है। जैसे ये कोर है, ये वाली क्या है, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। तो आउटर कोर को इनर कोर से अलग करने वाली कौन सी है, लेहमैन। ये वाली कौन सी है,
गुटेनबर्ग थी। फिर मैंने बताया था कि ये जो ओशियानिक क्रस्ट, पहली बार ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियानिक क्रस्ट है, यानी ये महाद्वीपीय भूपर्पटी है और ये महासागरीय भूपर्पटी है। तो मैंने कहा कि इसको अलग करने वाली जो असंबद्धता है उसी को बोलते हैं कोनोराड। लेकिन ये पूरी क्रस्ट है ऊपर का, इसके नीचे मेंटल है, तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली कौन सी है? मोहो है, मोहोविसिक। फिर मैंने बताया 700 पे एक और थी, कौन? सैंग्विन, यही थी। और 100 पे क्या थी? रेपिटी थी, ठीक है ना, यही बताया था। फिर मैंने कहा था कि यहाँ से लेकर के 100 किलोमीटर तक इसको बोलते हैं स्थल मंडल, इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल, इसको बोलते हैं मध्य मंडल, इसको बोलते हैं आग्नेय मंडल, इसको बोलते हैं बैरी मंडल, इसको बोलते हैं गंभीर मंडल। यही बताया था ना, क्रम से सब बताया था मैंने। क्या बात है, आया करो तो चुपचाप बैठ जाया करो, बात और मत किया करो। कितनी बार बताऊं तुम लोगों को? हाँ, तो बताइए, इतनी बातें आपको क्लियर हैं? फिर मैंने बताया था कि ताप, दाब और घनत्व पर आधारित अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकाले गए। तो मैंने कहा था कि पृथ्वी के केंद्र का घनत्व चूँकि मैंने ये कहा था कि पहली बात तो ये कहा था कि पृथ्वी के अंदर जाकर प्रत्यक्ष रूप से कोई ये देखा नहीं है कि पृथ्वी की यांत्रिक संरचना कैसी है, ठीक है ना। तो कुछ ताप के आधार पर, दाब के आधार पर, घनत्व के आधार पर जो अनुमान लगाए गए उसके आधार पर बताया गया कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना कैसी है। तो मैंने कहा कि जो ऊपरी परपटी है उसका 2.6 होता है घनत्व, मान लीजिए। उसके बाद अवसादी है, उसका 3.1 के आसपास होता है। फिर आग्नेय का 3.5 के आसपास, मान लो इसका D है। और पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5। तो ये 5.5 क्या है? सभी घनत्व का औसत है। 2.6 प्लस 3.1 प्लस 3.5 प्लस D बटे 4। यहाँ से D निकालने पे 12.8 आया था। यानी पृथ्वी के जो मतलब कि कोर है उसका आंतरिक घनत्व तो लगभग 12 के आसपास है, 12 से 13 के बीच में है। और कोई ऐसी चट्टान नहीं जिसका घनत्व इतना होता है। तो इसका घनत्व इतना क्यों होता है? तो ये अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी की कोर ऐसे पदार्थों की बनी है जिनका घनत्व ऑलरेडी अधिक है, जिनका घनत्व ऑलरेडी, कि वो चट्टानों की नहीं है, वो चट्टानों की नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर बाद में पृथ्वी की चुंबकशीलता आई कि पृथ्वी में जो चुंबकीय गुण होता है उसके आधार पर यह कहा गया कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा पदार्थ है कि जिसमें चुंबकत्व का गुण होता है। किसका? तो बाद में मतलब कि अध्ययन करने से ये पता लगाया गया कि उसमें निकिल और आयरन होता है। क्या होता है? निकिल और आयरन। फिर आया दाब पर आधारित अध्ययन। दाब पर आधारित अध्ययन से ये अनुमान लगाया गया, भाई घनत्व इतना अधिक है तो क्यों है? तो प्रारंभ में तो ये कहा गया कि जो है जैसे जैसे गहराई बढ़ती है चट्टानों की या फिर परतों का दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, यह अनुमान लगाया गया। लेकिन फिर इसके बाद ये कहा गया कि कोई भी चट्टान है उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक सीमा होती है कि उससे ज़्यादा उसका घनत्व बढ़ नहीं सकता है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये कहा गया कि ऑलरेडी उसमें ऐसे तत्व हैं जिनका घनत्व बहुत ही अधिक है। इसी कारण से पृथ्वी के आंतरिक कोर का घनत्व बहुत ही, आंतरिक या बाह्य कोर या फिर कोर का घनत्व बहुत ही अधिक है। तापमान से क्या निष्कर्ष निकाला गया? तापमान के बारे में ये कहा गया कि तापमान पृथ्वी की पपड़ी में या फिर जो ऊपरी परत है उसमें जाने पर क्या होता है कि प्रत्येक लगभग 100 मीटर की गहराई पर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और बताया था कि ऐसा करने पर अगर तुम 100 मीटर गहराई तक जाते हो तो लगभग 20,000 के आसपास, 15 से 20,000 मतलब हो सकता है टेम्परेचर, है ना। और कोर का घनत्व तो पता नहीं कितना हो जाएगा भाई, 6,000 किलोमीटर है, लगभग 7,000 के 6 किलोमीटर है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं या पृथ्वी की कोर है वो पूरी गलित अवस्था में होती, या पृथ्वी के जो जिस भी पदार्थ की बनी है वो पूरी गल जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के ऊपरी परतों में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, दर बहुत ही तेज़ होती है। लेकिन नीचे की परतों में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता तो है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। कारण क्या है?
कि ऊपरी परतों में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जो कि स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं, जिसके कारण ऊपर की परतों में तापमान तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन नीचे की परतों में जाने पर तापमान में वृद्धि उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती है, धीरे धीरे होती है। बात समझ में नहीं? तो फिर ये कहा गया कि आउटर कोर गलित अवस्था में क्यों है? अगर आउटर कोर गलित है तो अंदर की और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसको भी द्रव होना चाहिए था, ये ठोस क्यों है? तो ये कहा गया कि यहाँ आते आते दबाव इतना अधिक हो जाता है कि टेम्परेचर चाहे कितना ही बढ़ जाए, लेकिन फिर वो दबाव के कारण फिर वो गलित अवस्था में नहीं रह पाती, ठोस बन जाती है। बात समझ में आई नहीं? तो मैंने इतनी बातें बताई थी। क्या इतनी बातें आपको फिर से रिमाइंड हुई, याद हो गई? आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ तो इससे क्लियर हो गया ना कि अगर पृथ्वी की परतें हैं उसमें ऊपर से नीचे जाओगे तो इसमें प्रेशर भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इतनी बातें समझ में आ गई ना? ठीक है। आइए अब हम लोग अध्ययन करेंगे सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि, यानी भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन। कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे अनुमान लगाया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर लिखिए। हाँ, कॉपी ऐसे कर लीजिए। या एक काम करिए, कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन। अब वो कैसे करेंगे हम लोग, तो थोड़ा समझिए इसको। ये दिख रहा है? नहीं यार, डेली कोशिश करता हूँ लेकिन दिखता नहीं है। इसमें दिख रहा है? नहीं। छोड़ो, जब इसको मैपिंग में आऊँगा तब यूज़ करूँगा। और ये देखो, दिख रहा है? पीछे दिख रहा है? चलो ध्यान से समझिए। जैसे ये पृथ्वी है, लो, काम यही दोनों देते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है? ध्यान समझिएगा, पहले समझ लीजिए। भूकंप जहाँ भी होता है, जहाँ उसका केंद्र होता है, भूकंप आता कैसे है? जब प्लेटें खिसकती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से खिसकती हैं, दूर जाती हैं, पास आती हैं, उनको बोलते हैं अभिसारी प्लेट, है ना, संचलन, या फिर अपसारी प्लेट संचलन, या फिर समानांतर प्लेट संचलन। तो प्लेट संचलन होता है तो भूकंप उसमें आते हैं। मान लीजिए यहाँ कहीं भूकंप आया, कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई। तो जहाँ पर भूकंप की शुरुआत होती है उसे बोलते हैं भूकंप का फोकस। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। FOCUS, थोड़ा थोड़ा बातें भी रहिएगा। या इसी को बोलते हैं भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। ठीक है, बनाते रहो। अरे अब मैंने कह दिया समझते रहो, मतलब थोड़ी कि लिखने बंद कर दोगे, समझते भी रहो।
एक काम करो, इसको थोड़ा दूसरे पेज बना लो। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, बना दिए कोई दिक्कत नहीं, बना दिए कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो। अरे अब मतलब क्या, ज़िंदगी में कभी दोबारा इसको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है क्या? तब फिर घर जाना, फिर से बना लेना, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं। अब आगे देखो, इस फोकस से पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो न्यूनतम बिंदु होता है, न्यूनतम दूरी का बिंदु, ध्यान समझिएगा, इस फोकस से पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो न्यूनतम दूरी होती है, क्या होगी बताओ? यही तो होगी। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर आ गए, तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर फोकस से न्यूनतम दूरी जो होती है उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर, या हिंदी में बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है, ईपी सेंटर या अधिकेंद्र। क्या आज भी चमक रहा है क्या? आज तो चमक कम हुई होगी कुछ, बस यहीं पर वो चमक है। दरअसल सामने गेट में पर्दा देखो, मैं आके रखा है पर्दा, लेकिन लगा नहीं अभी। पर्दा लग जाएगा गेट में तो दिखेगा नहीं, मतलब चमकेगा नहीं, परेशान मत होइए, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, भूकंप केंद्र से क्या होता है कि दो प्रकार की तरंगें निकलती हैं। भूकंप केंद्र से दो प्रकार की तरंगें, पहला है पी वेव्स और दूसरा है एस वेव्स। इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव। प्राइमरी मतलब प्राथमिक तरंगें और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक तरंगें। प्राइमरी मतलब प्राथमिक तरंगें। अरे प्राइमरी विद्यालय जानते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं ना, वही बात है। और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ तृतीय तरंगें भी होंगी, ठीक है ना? और अधिकेंद्र से दो तरंगें निकलती हैं, रैले वेव्स और दूसरा है लव, या इसी को बोलते हैं एल वेव्स। लव, LOVE, वही वाला लव, वही वाला। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या एस वेव्स, वेव एस तरंगे, यहाँ लिख लो, एस तरंगे लिखो, WAVES, हाँ वही तो लिखा है जगह, यस तरंगे या एस वेव्स, ठीक है ना? अब ये लव तरंगे मतलब जो हैं वो एक एडवर्ड लव थे वैज्ञानिक, ठीक है ना? तो उन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया है लव तरंगे, ठीक है ना? मेरी बात आई समझ? ये मोटी मोटी जानकारी हुई। क्या हुआ? रैले वेव यार, रैले, RAYLEIGH, रैले वेव्स, हिंदी में लिखते हैं रैले। इसको बोलते हैं लव तरंगे। पी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी जान ही लिख लिए हो। अब आइए, अब लिखिए यहाँ फोकस। फोकस से कितनी तरंगें निकलती हैं? दो। पहला क्या है? पी वेव्स, और दूसरा क्या है? एस वेव्स। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ठीक है? अच्छा, जितने इसमें नए लोग हैं, ये जो मैं लिखता हूँ डायग्राम सिनाप्सिस बना के, क्या उससे किसी को दिक्कत होती है क्या? बोलो, दिक्कत होती है?
अरे कोई बात नहीं, आदमी पढ़ता है तो कभी तो पहली बार पढ़ता है ना, अच्छा लगेगा, परेशान मत होइए। और मैं ऐसे शुरू करूं कि लिखो पी वेव्स, फिर लिखना शुरू करो, फिर लेक्चर दूं उस पर कि पी वेव्स फला 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 ये होती हैं, ठीक है ना। तो वो तरीका थोड़ा मुझे कम पसंद है, और उस तरीके का ज़माना गया, ठीक है ना। अब वो तरीका बहुत रेलिवेंट नहीं रह गया। चलिए पी वेव्स लिखिए पहला, और यस वेव्स में भी पहला, दोनों को हम समानांतर लिख रहे हैं। इनकी जो प्रकृति होती है ना वो अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं बताओ? कोई बताए? अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं बताओ? हाँ यार, उनकी जो गति की दिशा होती है वो तरंग की कंपन की दिशा के समानांतर होती है, ठीक है ना। तो लिखो ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, या अनुदैर्ध्य प्रकृति लिखी लेगा। इनकी प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति। कैसे लिखते हैं? ऐसे, अनुदैर्ध्य प्रकृति। इसका मतलब ये होता है कि जो गति की दिशा होती है या फिर कंपन होता है वो तरंग दिशा के समानांतर होता है, यही ना। तरंग दिशा के समांतर कंपन करती हैं। और अगर मैं कहूं कि ये वाली अनुप्रस्थ है, ये वाली क्या है? अनुप्रस्थ है, तो बताओ ये कैसे कंपन करेगी? तरंग दिशा के लंबवत। अरे भाई आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा, अनुप्रस्थ तरंगें देखो वैसे ऐसे होती हैं। ये विरलन है, और ये क्या है? संपीड़न। फिर विरलन, और फिर क्या मिलेगा? संपीड़न। ऐसे होता है ना। तो इसमें तरंगें ऐसे ऐसे गति करती हैं, और कंपन की दिशा भी ऐसे ऐसे होती है। लेकिन ये क्या होती हैं? ये कि गति तो इधर कर रही है, लेकिन कंपन कैसे कर रही है? ऐसे। तो गति की दिशा के लंबवत कंपन करती है, इसको बोलते हैं क्या? अनुप्रस्थ। और गति की दिशा के समानांतर या गति की दिशा में कंपन करती है तो अनुदैर्ध्य बोलते हैं। ये तो सिंपल फिजिक्स है। तरंग दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। अब ध्यान समझिए, दूसरा इसमें और दूसरा इसमें भी। बढ़ूँ आगे? देखिए ध्यान से, ये जो तरंगे होती हैं ये ठोस और द्रव दोनों में संचरित हो सकती हैं, लेकिन ये तरंगे द्रव में संचरित नहीं होती। ठोस एवं द्रव दोनों में संचरित हो सकती हैं। और ये वाली क्या है? द्रवों में संचरित नहीं होती हैं। द्रवों में संचरित नहीं होती हैं, ठीक है।
आगे बढ़ूँ, तीसरा लिखिएगा, ध्वनि तरंगों से इनकी समानता होती है। ध्वनि तरंगों से इनकी समानता होती है। और इसमें है प्रकाश तरंगों से इनकी समानता होती है। प्रकाश तरंगों से इनकी समानता होती है, मतलब ये ध्वनि तरंगों के सदस्य होती हैं और वो प्रकाश तरंगों। इनकी जो चाल होती है ये लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। चाल क्या होती है? लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसकी जो चाल होती है ये इसके आधे से भी लगभग आधे से भी कम होती है। चाल लगभग कितनी होती है? पी तरंगों के आधे से कम, और ये होती है लगभग मान लो 5 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। ठीक है ना। अब चूंकि ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है इसलिए चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है, इसलिए इसकी तीव्रता मानी जाती है कम है। तीव्रता क्या होती है? लेकिन ये चट्टानों में दोलन उत्पन्न करती है, ऐसे ऐसे हिलाती है, तो इसलिए इसकी तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। तीव्रता अधिक। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं? दोनों साथ में पढ़ना, इंडिविजुअल नहीं रटना है। ठीक ना, दोनों को साथ में याद करना है, तभी याद होगा दोनों के कंपेयर करके। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आइए, इसको मैं हटा दे रहा हूं। बात मत करो यार। ईपी सेंटर, ईपी सेंटर से दो तरंगें निकलती हैं, बताओ कौन कौन सी? रैले वेव्स और दूसरा लव वेव्स। ठीक है ना। इसके पहले इसमें एक बात और लिख लीजिए, ईपी सेंटर का निर्धारण कैसे किया जाता है। ईपी सेंटर का निर्धारण मैं यहीं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लो ये है फोकस, ये क्या है? तो इससे न्यूनतम दूरी भूपर्पटी पर जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? ईपी सेंटर। क्या होगा? ईपी सेंटर। ई लिख देता हूँ, अधिकेंद्र होगा। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो यहाँ से जो पी तरंगें निकलती हैं यहाँ पहुँची, यहाँ से जो यस तरंगें निकली यहाँ पहुँची, तो उनका समयांतराल लिया जाता है। भाई पी तरंग को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, फिर यस तरंग को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, दोनों का अंतर देख लिया गया। अब ये जहाँ पर कम आएगा, जहाँ पर सबसे कम आएगा, भाई अगर मैं यहाँ कर लूँ तो क्या यहाँ अंतर कम आएगा? क्या जो आएगा ना। तो सबसे कम अंतर जहाँ पर आता है वही क्या होता है? ईपी सेंटर। वैसे न्यूनतम दूरी होती है, ये आप जानते रहिए। ठीक है ना। चलिए, तो निर्धारण में लिखिए पहला पॉइंट,
पी एवं यस तरंगों के न्यूनतम, दिख रहा है ना ये, देखो न्यूनतम समयांतराल के द्वारा। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, वहीं पे लिख लीजिएगा। जैसे ये लगता है कि भूकंप यहाँ उत्पन्न हुआ, चमक रहा है क्या? पी और यस तरंगों के न्यूनतम समयांतराल के द्वारा। मैं बोल दे रहा हूँ, पी एवं यस तरंगों के न्यूनतम समयांतराल के द्वारा। देखो लिखते रहो, नहीं अगर लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। देखो सीधी बात है, अगर नहीं लिखोगे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बैठ के देखोगे, अब इतने बड़े लेक्चर थोड़ी हो गए हो, न तुम्हारे पास इतना दिमाग है, मुझे भी पता है कि तुम बैठ के देखते रहोगे, लेक्चर सुनते रहोगे, तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। जब तक कुछ गोचोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तब तक दिमाग में बैठेगा नहीं। तो देखो होता क्या है, जैसे यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ, फोकस, तो लगता है कि यहाँ से जो न्यूनतम दूरी है ईपी सेंटर, सर्वाधिक विनाश यहीं पे होगा। ऐसा लगता है ना कि भूकंप यहाँ उत्पन्न हुआ तो इससे जो न्यूनतम दूरी है वहाँ पर सबसे अधिक विनाश होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईपी सेंटर से दूरी बढ़ती जाती है जैसे जैसे, वैसे वैसे विनाश बढ़ता जाता है। कारण समझिए थोड़ा क्या होता है। जैसे आप पानी में एक फेंक दीजिए, कुछ कंकड़ फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे जहाँ से वो निकल रही तरंगे थोड़ा छोटी होती हैं ऐसे, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे ऐसे 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 होती है नहीं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, दोलनों का आयाम क्या होता है, तो विनाश यहाँ अधिक होगा कि यहाँ अधिक होगा, इसलिए ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ईपी सेंटर पे सर्वाधिक विनाश नहीं होता है। कहाँ होता है? ईपी सेंटर से दूरी बढ़ने के साथ विनाश की मात्रा बढ़ती जाती है। लिख लीजिए इसको, वहीं पे दूसरा पॉइंट लिखा हो ना, वहाँ पे लिखिएगा, ईपी सेंटर पर सर्वाधिक विनाश नहीं होता है। ईपी सेंटर पर सर्वाधिक विनाश नहीं होता है, बल्कि ईपी सेंटर से दूरी बढ़ने के साथ ईपी सेंटर से दूरी बढ़ने के साथ विनाश की मात्रा बढ़ती जाती है। ईपी सेंटर से दूरी बढ़ने के साथ साथ विनाश की मात्रा बढ़ती जाती है। बात आई समझ? इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए रैले वेव्स। अब देखो ये रैले वेव्स जो होती हैं ये पी तरंगों की भांति होती है। किसकी भांति? पी तरंगों की। पी तरंगों की विशेषता क्या है कि अनुदैर्ध्य प्रकृति है। अगर अनुदैर्ध्य प्रकृति है तो ये चट्टानों में दोलन उत्पन्न करेंगे कि चट्टानों में कंपन उत्पन्न करेंगे? कंपन। बस वही लिख लीजिए, अनुदैर्ध्य प्रकृति, अनुदैर्ध्य प्रकृति। और दूसरा कि ये चट्टानों में दोलन उत्पन्न नहीं करती हैं, दोलन उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती हैं। ये पी तरंगों की भांति होती हैं, जान लीजिए। देखो कहीं कहीं किसी बुक में देखो ये भी लिखा हुआ है कि ये दोनों तरंगे एक ही तरंगे होती हैं। मेरे पास बुक है उसमें लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है ना, कि ये दोनों तरंगे एक ही तरंगे हैं। लेकिन जिस सर ने पढ़ाया वो भी दिल्ली के जाने माने टीचर हैं, उन्होंने बताया कि ये अलग अलग तरंगे हैं, इनकी प्रकृति होती है पी टाइप की और उनकी प्रकृति होती है एस टाइप की। मतलब ये कंपन उत्पन्न करती हैं और वो दोलन उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। इसमें लिखिएगा कि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं
और ये चट्टानों में दोलन उत्पन्न करती हैं। ये चट्टानों में दोलन उत्पन्न करती हैं। सतही तरंगें होती हैं। ये भी सतही तरंग होती है। ये भी क्या है? सतही। तो आप एक काम ऐसे करिए कि ये दोनों को वैसे लिख लीजिए। ये दोनों ही कैसी हैं? सतही तरंगें हैं। ठीक है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। और ये तरंगें सर्वाधिक विनाशक होती हैं। लव तरंगें हैं ना, तो लव तरंगें क्या होती हैं? बहुत विनाशक होती है ना। तो ये तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं। लिखिएगा। सर्वाधिक विनाशक, सर्वाधिक विनाशक। और इनकी तीव्रता सबसे अधिक, तीव्रता सबसे अधिक एवं गति सबसे कम। तीव्रता सबसे अधिक एवं गति सबसे कम। तीव्रता सबसे अधिक एवं गति सबसे कम। ठीक है ना। तो पी.एस. रेले वेव और लव वेव, इनके बारे में इतनी जानकारी है, लेकिन अभी इनको देखो कि ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, है ना। दिखा रहा हूँ इनको। लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हटा दूँ सब? पहले लिख लीजिए सब लोग। इसको तो हटा दूँ ना। क्या हुआ? अरे कम होती है, उससे कम होती है, इसलिए तो अधिक लिख दिया उसको। ठीक है ना, कम होती है। ठीक है ना। चलिए ध्यान समझिए। या इसको ऐसे करो, इसको यहाँ से हटा दो। बनाते रहो। यार इसका प्रयोग करता हूँ। चलो ध्यान से समझिएगा। मान लो यहाँ कहीं फोकस हुआ, किसका? भूकंप का। तो मान लो ये F है, और यहाँ कहीं क्या होगा? ईपी सेंटर होगा। यहाँ कहीं ईपी सेंटर होगा।
ईपी सेंटर ई। मान लो ऐसा कहीं है, तो पहले आते हैं सेकेंडरी वेव पे। किस पे आते हैं? सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव। अब ये जो है ये बाह्य कोर है। क्या है ये? गलित अवस्था में है, इसीलिए मैंने उसमें पानी भर दिया है। बाह्य कोर क्या है? तो क्या सेकेंडरी वेव्स द्रव माध्यम में प्रवेश कर पाती हैं, संचरित होती हैं? अभी लिखा था ना, क्या सेकेंडरी वेव तरल माध्यम में संचरित होती हैं? नहीं होती हैं। इसका मतलब सेकेंडरी वेव यहाँ नहीं आएंगी। होता क्या है कि सेकेंडरी वेव ऐसे निकलती हैं और इनमें परावर्तन की प्रकृति होती है ऐसे। ठीक है, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव दिख रहा है नहीं सबको? दिख रहा है? दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से खींच दे रहा हूँ। इसी से खींच रहा हूँ यार, लाल वाल दिखता नहीं है। ठीक है, ये ऐसे आएंगी, ऐसे। ठीक है, बताओ क्या ये द्रव माध्यम में प्रवेश करेंगी? क्या बाह्य कोर में प्रवेश करेंगी? नहीं करेंगी। मैंने लिखाया है ना कि सेकेंडरी वेव द्रव माध्यम में संचरित नहीं होती हैं। तो क्या बताओ, अच्छा ये जो एंगल होता है, ये एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होता है लगभग 103 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री के आस। इसको बोल देते हैं यस1। क्या बोल देते हैं? और इसको बोलते हैं यस2। और ये एंगल होता है लगभग, ये भी वही होता है, 103 डिग्री से 105 डिग्री। ठीक है, बात आई समझ? ध्यान समझते जाइएगा। मैं इसको किनारे वाला हटा रहा हूँ अभी, क्योंकि इससे आपको कुछ समझाना है। अब एक ये यस तरंगी है, ठीक ना? ये क्या है? यस तरंगी। अब एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझिए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझिए एक ठो। जैसे मान लो ये कई परतें हैं ऐसे, ये क्या हैं? कई परतें हैं। ध्यान समझिएगा, ये कई परतें हैं ऐसे, और इनका घनत्व इधर बढ़ रहा है। डी क्या रहा है? बढ़ रहा है। यानी ऊपर से नीचे आने पर परतों के घनत्व में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो बताओ, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो कोई किरण क्या होती है? अपवर्तित होती है ना? किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है कि अभिलंब से दूर? हाँ, अगर विरल से सघन में जाती है, ध्यान समझिएगा, ये है कॉन्सेप्ट कि अगर ये विरल है, क्या है ये? रेयर मीडियम बोलते हैं इसको, डेंस मीडियम मतलब सघन बोलते हैं। तो अगर ये कोई किरण ऐसे आई तो विरल से सघन में जा रही है, तो जितना ये एंगल है इससे कम एंगल, यानी कुछ अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाए, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना। और अगर ये ऐसे जा रही है और ये सघन है और ये क्या है? विरल है, तो जिस एंगल पर जाएगी ये उससे अभिलंब से दूर भागेगी, ऐसे अभिलंब से दूर जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि नहीं? पता है ना? तो आइए, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। दरअसल मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर घनत्व इधर बढ़ रहा है, मान लो कोई रे ऐसे आई, कोई भी किरण ऐसे आई, तो यहाँ हमने अभिलंब खींच दिया ऐसे, तो बताओ क्या होगा? ये अभिलंब की ओर हल्की सी मुड़ जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर यहाँ अभिलंब खींचे, ऐसे खींचा तो हल्की सी फिर ऐसे मुड़ जाएगी,
फिर अभिलंब खींचा यहाँ पे, हल्की सी फिर मुड़ जाएगी, फिर अभिलंब खींचा, फिर हल्की सी मुड़ जाएगी, फिर अभिलंब खींचा, फिर। तो हो क्या रहा है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही नहीं, अरे मतलब परवलय अभी नहीं बन रहा है, ध्यान समझिएगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसको वैसे गोला ले लेता हूँ, ऐसे लो, ये ऐसे कई परतें ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ध्यान समझिएगा, मैं ऐसे कई परतें ऐसे बना दे रहा हूँ। अब कोई किरण मान लो वैसे जा रही है, मान लो वैसे आई, यहाँ से मान लो चलना शुरू की, ऐसे आई, तो ये अभिलंब हुआ, हल्की सी मुड़ेगी ऐसे, फिर यहाँ पे आई, ये अभिलंब हुआ, हल्की सी और मुड़ेगी, फिर यहाँ आई, हल्की सी ये अभिलंब हुआ, हल्की सी फिर मुड़ेगी। तो क्या हो रही कि तरंग ऐसे मुड़ के केंद्र की तरफ आ रही है, आ रही है कि नहीं, तरंग हल्की सी मुड़ कर ऐसे केंद्र की तरफ आ रही है। ये बात समझिएगा ध्यान से, ये अपवर्तन है या परावर्तन है, ये अपवर्तन है या परावर्तन, अपवर्तन है। परावर्तन मतलब क्या होता है, आई रिफ्लेक्ट हो गई, आई वापस चली गई, वो परावर्तन है। तो तरंगों का क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब यहाँ इसका क्या यूज है, ध्यान समझिएगा, ये बस सब समझ ना। अच्छा, अभी तो जैसे ये परतें हैं, ये क्या है, परतें हैं, तो इनमें आप कह सकते हो कि इसका घनत्व कम है, फिर उससे ज़्यादा हिस्सा है इसका। मान लो ऐसा हो कि घनत्व में जो वृद्धि हो रही है उसमें आप अंतर ही ना कर पाओ, उसमें आप अंतर ना कर पाओ। मतलब जैसे मैंने एक लीड बना दी है, सीमा बना दी है कि इसका घनत्व 1 होगा, इसका घनत्व जो भी होगा 2 होगा, इसका 3 होगा, लेकिन ऐसे मान लो लगातार घनत्व बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे लगातार बढ़ रहा है, पहले कम है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई कलर होता, जैसे ये परछाई है, जैसे मान लो ये परछाई है, अब बताओ इसमें कोई निश्चित सीमा है, पहले पूरा लाइट है, फिर हल्का सा हल्का धुंधला हुआ, फिर हल्का धुंधला, फिर जहाँ पे ढक गया वहाँ पूरा, तो क्या उसमें कोई निश्चित सीमा है, क्या नहीं है। इसको बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, सतत वितरण बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि आप दो परतों के मध्य विभेद नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे शार्प एज बन रही है, कोना बन रहा है, वो नहीं बनता है, डायरेक्ट किरण ऐसे आती है। समझ में नहीं, आप समझिए इसको। वैसे ये सब कुछ ज़्यादा हो गया, तो ये देखिए, अब जो पी तरंगें, देखो ये सभी कौन सी हैं, यस 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 यस, ठीक है ना। अब पी तरंगें क्या होती हैं, देखो ध्यान से, पी तरंगें आती हैं ऐसे, भाई यस तरंगें यहाँ भी जाएंगी, ध्यान समझिएगा, यस तरंगें यहाँ भी जाएंगी, हर जगह जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन 103 से 105 या 103 से 105 इधर, इसके नीचे यस तरंगें नहीं जाएंगी ना। अब देखो पी वाली, देखिए पी वाली क्या होती है, पी भी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ जैसे आई तो फिर क्या होता है, ये घूम के ऐसे केंद्र की तरफ आती है। क्यों आती है, कारण बताया ना मैंने, अपवर्तन वाला। ये ऐसे आई, फिर घूम के कहाँ आएगी, केंद्र की ओर, यहाँ आई घूम के केंद्र की ओर, सीधा नहीं आती है, ये ऐसे, फिर यहाँ आई, फिर कहाँ आएगी, घूमकर केंद्र की ओर, फिर यहाँ आएगी तो घूमकर केंद्र की ओर, फिर यहाँ आएगी घूमकर। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे घनत्व में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ तक तो आ रही है, लेकिन फिर जब घनत्व में वृद्धि हो रही तो ऐसे घूम जा रही है केंद्र की तरफ। ये तो ये सभी तरंगें कौन सी हैं, पी तरंगे, पी तरंगे, ये सभी क्या हैं, पी हैं। तो कोर में कौन सी तरंग प्रवेश करती है, पी तरंग। अब बताओ, यहाँ पर तो घनत्व अधिक हो गया है अब, लेकिन अब अगर आगे जाना है इसको तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो जो अभी मुड़ी हुई है अब क्या होगी, ऐसे बाहर निकलेगी, क्या होगी, ऐसे बाहर निकलेगी। बात समझ में आई नहीं, पी पी पी, इसको मान लो P1 और इसको मान लो P2। ये लगभग 142 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में होता है।
और ये भी लगभग 142 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होता है। वो बहुत जो बताया बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना जानना है कि ये मुड़ जाती है। देखो कहीं कहीं बुक में ये लिखा हुआ है, जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनमें भी ये लिखा हुआ है कि जैसे ये है तो तरंगे आती हैं, पी तरंगे मान लो यहाँ पे चलिए तो ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे मुड़ती हैं, ऐसा लिखा हुआ, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, फिर ऐसे मुड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है, वो ऐसे आती हैं। समझ में नहीं, ये कारण है। बात आई समझ? अब इसमें एक दो बात और जाननी है, वो जान लीजिए। वो क्या है कि चूंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यस तरंग नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, कहाँ तक, यहाँ तक, इस पूरे रीजन को बोलते हैं क्या, यस छाया क्षेत्र। क्या बोलते हैं? यस तरंग छाया क्षेत्र। मतलब यहाँ पे यस तरंग मिलती नहीं। जैसे वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होते हैं? अरे जहाँ वर्षा नहीं होती है वृष्टि छाया क्षेत्र नहीं पता है क्या? जैसे मान लो ये कोई पर्वत है, मानसूनी हवाएं इधर से आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, अब यहाँ से गई, ऐसे मान लो अपने साथ नमी लिए हुए हैं, ऐसे आई, ऐसे ऊपर चढ़ी, ऐसे ऊपर चढ़ी, तो इनमें संघनन हुआ। क्या हुआ? संघनन हुआ। तो यहीं पे ठंडी हो गई और यहीं पे बारिश कर देती हैं। यहीं पे क्या कर देती हैं भाई? ठंडी होएंगी, यहीं बादल बनेगा, ऐसे यहीं बारिश हो जाएगी। और फिर जब मान लो कुछ और हवाएं आई, ऐसे बाहर आई, तो उतरते ही ये फिर क्या हो गई? शुष्क हो जाती हैं। तो इसीलिए इस तरफ वर्षा होती है, इस तरफ वर्षा नहीं होती है, और इधर वर्षा नहीं होती, इसीलिए बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो जैसे वृष्टि छाया क्षेत्र वैसे यश छाया क्षेत्र। यश छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब ये होता है वर्षा नहीं होती, यश छाया क्षेत्र का मतलब है यश नहीं मिलेगी वहाँ पे, और क्या? सीधी सी बात है। बोलो मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं आप लोग? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा यश छाया क्षेत्र, यश छाया क्षेत्र। ठीक है, यश छाया क्षेत्र। अब बताओ क्या यहाँ से यहाँ तक यश मिल रही है? मिल रही है क्या? पी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। इसका मतलब यस1 से P1 तक का क्षेत्र जो है ये यश छाया क्षेत्र भी है और पी छाया क्षेत्र भी है, तो वैसे वो वाला भी है। तो वैसे लिख लीजिएगा इसको कि ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये यस एंड पी छाया क्षेत्र। ऐसे ये वाला यस एंड पी छाया क्षेत्र। यस एंड पी छाया क्षेत्र। बोलो क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या इस यश छाया क्षेत्र या यश पी छाया क्षेत्र, क्या यहाँ यल तरंगे मिलेंगे कि नहीं? बताओ हमको। लव तरंगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी? सतह चलती है ना? हाँ मिलेंगी, लेकिन कब? जब भूकंप काफ़ी तेज होगा कि वो तरंगे यहाँ से यहाँ तक आ सके। तो अगर भूकंप बहुत तेज है तो यल तरंगे छाया क्षेत्र में मिल सकती हैं। मान लो भूकंप इतना कमज़ोर है कि यहीं आके यहीं तक समाप्त हो गई यल तरंगे, तो नहीं मिलेंगी। तो मिल भी सकती है और नहीं, डिपेंड करता है कि यल तरंगों की तीव्रता क्या है। ठीक है, तो अगर भूकंप तेज है, अब यल तरंगे देखो भाई चलती हैं ऐसे ऐसे,
ऐसे ऐसे सरफेस चलेंगी ना, ऐसे ऐसे। यल वेव्स, ये क्या है? यल वेव्स। तो बताओ, वहीं पे लिख लो ऐसे, यल वेव्स लिखिएगा इसे तीर लगा के कि यदि भूकंप की तीव्रता अधिक है, यल वेव्स लिखिएगा, और सब लिख लिए हो ना, और लिखिएगा यदि भूकंप की तीव्रता अधिक है, यल वेव्स के बारे में बता रहा हूँ, एक लाइन लिखना है बस, ज़्यादा नहीं। यदि भूकंप की तीव्रता अधिक है तो छाया क्षेत्र में यल तरंगे मिलेंगी, तो छाया क्षेत्र में यल तरंगे मिलेंगी। बस इतना लिखना है, बस हो गया। यदि भूकंप की तीव्रता अधिक है, भाई अगर भूकंप की तीव्रता इतनी कम है कि वो यहीं से आके थोड़ी दूर में समाप्त हो गई तो नहीं मिलेंगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर भूकंप बहुत तेज है, दूर तक जा सकती हैं तरंगे, तो मिलेंगी। बस वो तो भूकंप की तीव्रता के ऊपर है, ठीक है ना। तो बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत इसमें किसी को? देखो, एक एक बात मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक बात समझा पाऊँ, ठीक है। अब एक इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, भूकंप की तीव्रता का मापन। भूकंप की तीव्रता का मापन तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इसको मैं हटा सकता हूँ। शांत हो जाओ। शांत रहो यार, तुम लोग क्यों पकाते रहते हो? रिक्टर स्केल, एक मिनट, इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि इंग्लिश में आप थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। हिंदी में लिख ही दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मार्केली स्केल, क्यों बोल रहे हो तुम लोग? ही समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को? तब क्या बोल रहे हो? किसी दिन भगाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं समझोगे। MM स्केल भी बोलते हैं, मोमेंटम मैग्नीट्यूड स्केल या MM स्केल, मोमेंटम मैग्नीट्यूड स्केल या MM स्केल, देख लीजिए, लिख लीजिए। क्या हुआ? अरे हिंदी नहीं यार, MM स्केल है, बस जानते रहो, क्या हिंदी लिखोगे। मोमेंटम मीन्स होता है संवेग, मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण, स्केल मीन्स मापन। क्या बताऊं? संवेग, परिमाण, मापन, वही स्केल मतलब संवेग, परिमाण, मापन, या स्केल मतलब मापनी, ऐसा कह सकते हो। इसके मतलब क्या होता है? मापनी होता है ना, ठीक है ना। MM स्केल जानते रहो, मोमेंटम मैग्नीट्यूड स्केल, बस ठीक है ना। चलिए इसमें आइए लिखते हैं।
देखो इसमें इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, ध्यान समझिएगा कि कहाँ तक आ जाएगा, लेकिन सामान्यतः 1 से 10 तक के पैमाने का प्रयोग किया जाता है। 1 से 10 तक पैमाने का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप आया था चिली में। कहाँ आया था? चिली में, और वो 9.8 तीव्रता का था। कितने का था? इसीलिए लगभग 10 तक का प्रयोग किया जाता है। भाई उससे ज़्यादा तीव्रता भूकंप आया नहीं अभी तक, तो सामान्यतः 10 तक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो लिख लीजिए, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, किंतु सामान्यतः 1 से 10 तक के पैमाने का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ऐसे लिखिएगा, क्योंकि चिलियन अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है ना। चिलियन अर्थक्वेक 9.8 पर आया था, जो कि अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप था। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी सामान्यतः 1 से 10 तक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ये चिलियन अर्थक्वेक। चिलियन मतलब चिली एक देश है ना। चिलियन अर्थक्वेक QUECK। चिली की राजधानी क्या है बताओ आप लोग? क्या? सेंटियागो। आऊँगा। देखो कल संडे को पड़ गया क्या? टीचर्स डे, इसलिए संडे को मेरी क्लास नहीं होगी। ठीक है ना? अब थोड़ा मोमेंटम बन रहा है, अब धीरे धीरे रेगुलर हो जाएंगे, है ना? क्या है, थोड़ा एक आध वीडियो पड़े, अब थोड़ा जोश आए फिर मेरे अंदर भी, कुछ सब्सक्राइबर बढ़े। पहले आप लोगों ने कुछ किया कि नहीं? नहीं, वीडियो पे नहीं पड़ा है। लगभग 38 लोग हो गए हैं अभी तक। अरे वो जो लोग हैं अपने ही लोग तो हैं। अरे नहीं, देखो जैसे मान लो अगर कोई पढ़ने वाला है, जैसे मेरे पास है, तो मेरे पास 2-3 नहीं लगभग 8-10 सब्सक्राइबर हैं। मैंने 8-10 लोगों लगभग सब्सक्राइब किया, 2 मैथ वाले हैं, 2 कोचिंग वाले वहाँ वाले हैं, फिर ऐसे कई ठो हैं। तो अब जैसे जो लोग ऐसे लोग हैं तो उनमें सब्सक्राइब करना ठीक नहीं है, लेकिन जो मोबाइल लेके सिर्फ वीडियो देखने वाले हैं, उनका मोबाइल लीजिए, यूट्यूब खोलिए, उसमें सब्सक्राइब मार दीजिए। क्या दिक्कत है? मेरी बात समझ नहीं भाई, उनसे क्या मतलब? उनको पता नहीं चलेगा सब्सक्राइब हुआ है। मेरी बात समझ नहीं? अरे पता चल जाएगा तो भाई अनसब्सक्राइब कर देंगे, और क्या कर देंगे? हाँ, अरे पहले मुझे तो मिले। मिलते ज़्यादा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, बहुत आशा मत करिए। देखो इससे अभी कोई भी YouTube चैनल आप शुरू करेंगे, लगभग 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक उससे कोई आशा मत रखिए। बस निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए। ठीक है ना? 1000 नहीं, कम से कम 10,000 प्लस होंगे, तब आपको कुछ शुरू होगा, है ना? इसके बाद फिर आगे से बढ़ता जाता है, उसमें प्रोसेस है पूरा, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं उसको। 4000 घंटे होता है फिर आपका वीडियो देखा जाए।
फिर उसमें व्यू का नहीं मिलता है। व्यू पे अगर ऐड आने लगा तो एक ऐड पे शायद 10 पैसे या 15 पैसे मिलता है एक ऐड पे। तो जितने ज़्यादा व्यूज होंगे ऐड आएंगे तो उससे ज़्यादा मिलता है पैसा। तो ऐसा सिर्फ सिस्टम है उसका। तो ये है। अच्छा आगे लिखिए इसमें। आप लोग कैसे किए हैं? जगह है थोड़ी सी आगे लिखिएगा। यह भूकंप के परिमाण को मापता है। हाँ नीचे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जगह है तो नीचे लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं बगल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्या हुआ? हाँ इसी का है, इसी का। नीचे जगह है तो नीचे लिख लीजिए, क्योंकि मैं लिखूँगा तभी पीछे दिखेगा नहीं। लिखेगा यह भूकंप के परिमाण को मापता है। जिसका अर्थ है ऊर्जा की मात्रा। जिसका अर्थ है ऊर्जा की मात्रा। भाई भूकंप आखिर होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा निहित है वही जब बाहर निकलती है वही भूकंप के रूप में निकलती है। तो आंतरिक ऊर्जा की बाह्य अभिव्यक्ति क्या है? भूकंप होती है। तो ये जो परिमाण मापते हैं ये क्या है? ऊर्जा की मात्रा। चलिए एक बात इसमें और लिख लीजिए कि ये एक लॉगरिथमिक स्केल होती है। यहाँ लिखिएगा ये एक लॉगरिथमिक, आप लोग लघुगणकीय लिख सकते हैं हिंदी में। लॉगरिथमिक स्केल है। LOGERITHEMIC लॉगरिथमिक स्केल या लघुगणकीय मापनी है, ठीक है ना। स्केल है जिस पर के बाद नीचे लिखिएगा जिस पर, या जिसमें लिखिए, जिसमें लिखिए, जिस पर नहीं, जिसमें। जिसमें पैमाने पर, जिसमें पैमाने पर, जिसमें पैमाने पर एक इकाई में वृद्धि के साथ, जिसमें पैमाने पर एक इकाई में वृद्धि के साथ जिसमें पैमाने पर एक इकाई की, जिसमें पैमाने पर एक इकाई की वृद्धि के साथ ऊर्जा की मात्रा में 10 गुना वृद्धि होती है। ऊर्जा की मात्रा में 10 गुना वृद्धि होती है। ऊर्जा की मात्रा में 10 गुना वृद्धि होती है। ध्यान समझिए, इसका मतलब ये है जैसे मान लो रिक्टर स्केल 3 पर जो भूकंप आया और फिर रिक्टर स्केल 4 पर जो भूकंप आया, कुछ आएगा ना। तो ये इसकी ऊर्जा इससे 10 गुना अधिक होगी। एक पैमाने की वृद्धि हुई तो ऊर्जा की मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसका ये मतलब है। आइए मार्केली स्केल पर लिखिएगा, शांत रहो। इससे कौन है? इससे भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, जिसका अर्थ है विनाशकता की दर। जिसका अर्थ क्या है? विनाशकता की दर। 1 से 12 तक के पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अगर 1 से लेकर 12 तक का पैमाना होता है मार्केली स्केल में,
अगर वो 12 मापन करता है, 12 का मतलब होता है पूर्ण विनाश। 12 का मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो ऐसे लिख लीजिए, 12 पर क्या होगा? पूर्ण विनाश। ठीक है, 12 पर क्या होगा? पूर्ण विनाश। लिख लिए? बस अब एक लाइन और लिखना है आपको। मोमेंटम मैग्नीट्यूड स्केल में इसके द्वारा क्या पता चलता है? तो लिखिएगा, इसके द्वारा भूकंप में ऊर्जा की मात्रा एवं उसके क्षेत्रीय विस्तार का पता चलता है। इसके द्वारा भूकंप में ऊर्जा की मात्रा एवं उसके क्षेत्रीय विस्तार का पता चलता है। तो ध्यान से समझिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंप के बारे में भी इतनी जानकारी थी, जिसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो भूकंप के मापन के बारे में भी हम लोगों ने यहीं पढ़ लिया। एक चीज़ और लिख लीजिए, भूकंप का मापन जहाँ लिखे हैं वैसे बगल में तीर लगा के लिखिए कि इसका मापन जो है वो सिस्मोग्राफ या इसी को सिस्मोमीटर कहते हैं। सिस्मोमीटर द्वारा, चूँकि जनरली रिक्टर स्केल ही ज़्यादा मान्य है। बात आई समझ? लाइट की समस्या यार क्या बताऊं, समझ नहीं आ रही। क्लास ऐसे से कर दूं क्या? क्लास ऐसे से कर देता हूँ, इधर बैठोगे तो दिखने की समस्या नहीं रहेगी, जो इधर वाले देख नहीं पाते हैं। तो वहाँ मैं सोच रहा हूँ बोर्ड ऐसे लगा दूँ। अरे ठीक है, समस्या तो दूर होनी चाहिए यार, उतारने से क्या दिक्कत है? अरे ऐसे लगा दूंगा तो पूरा ऐसे बैठेंगे सही। दिक्कत नहीं होगी, जैसे ऐसे बैठो वैसे वैसे बैठोगे और क्या। ठीक है, देख लो। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब तक मैंने आपको लगभग 3 या 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से? पहली बात तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया, बिग बैंग थ्योरी। दूसरा बताया क्या? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और फिर भारत का भूगर्भिक इतिहास क्या रहा है उसके बारे में बताया। और फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इसमें से बताओ, एटलस कितने लोग अभी तक नहीं लिए हैं? ईमानदारी से बताइए। आप नहीं लिए? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फांसी थोड़ी दे दूंगा तुमको, बताने में शर्मा रहे हो। आप नहीं लिए एटलस? आप लोग एटलस एक दीजिए हमको। कौन लिया है? दीजिए हमको। ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। अगर भूगोल को रटना नहीं चाहते हो तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये, ठीक है ना। इससे आपको भूगोल याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। भूगोल को समझने की कोशिश करिए। देखो अब 1 दिन की क्लास बची है, कल तो क्लास होगी नहीं।